Good morning, students. Today we will continue the first chapter of history. Students, in previous video we have discussed that with information is produced change with time and the meaning of word also change over time. We took the example of Hindustan. The meaning of Hindustan also change over time. Today we will discuss next example. Historians today have to be careful about the term they use because they mean different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian. हिस्ट्रियन जो आज हिस्ट्री को यूज़ करते हैं, जो भी रेफरेंस यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट जो भी वो यूज़ करते हैं, उनको केयरफुल होना चाहिए, उनको ध्यानपूर्वक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ओवर द टाइम वर्ड ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड चेंज हो जाते हैं बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट. उनको पास्ट में अलग अलग चीज़ें मिलेगी. जैसे आज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर. एक हम एग्जाम्पल लेते हैं फॉरेनर. फॉरेनर मीन्स होता है विदेशी. इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन. आज हम विदेशी से ये जानते हैं कि जो इंडिया का नहीं है, मीन्स आउट ऑफ कंट्री जो है वो क्या माना जाता है, फॉरेनर. In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of that society or culture. मेडिवल पीरियड मीन्स मध्यकाल में फोरेनर का मतलब होता था कोई भी अजनबी जो किसी दूसरे गांव में जाता था तो वो गांव वालों के लिए अजनबी कहलाता था. समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर. कोई भी उस सोसाइटी और कल्चर का पार्ट नहीं होता था, उसको फॉरेनर माना जाता था, अजनबी माना जाता था. In Hindi, the term परदेसी might be used to describe such a person and in Persian अजनबी. हिंदी में उसको परदेसी बोलते थे और पर्शियन लैंग्वेज में अजनबी. A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. एक शहर में रहने वाले ड्वेलर्स मीन्स होता है निवासी. एक शहर के निवासी के लिए एक जंगल का निवासी जो फॉरेस्ट में रहता था वो उसके लिए फॉरेनर होता था और एक फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए एक सिटी ड्वेलर फॉरेनर होता था. बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर इवन दो दे मे हैव डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स. इवन जो दो पीजेंट्स मीन्स होता है किसान. दो किसान एक सेम गांव में यदि वो रहते थे तो वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते थे. हालांकि चाहे उनकी रिलीजियस मीन्स धर्म और कास्ट मीन्स जाति, हालांकि उनकी जाति और धर्म अलग हो फिर भी सेम विलेज में रहने वाले एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते थे. इट्स मीन पास्ट में फॉरेनर का मतलब होता था वह इंसान जो उस गांव का नहीं हो, उस एरिया का नहीं हो, वो उस सोसाइटी और कल्चर का पार्ट नहीं हो. बट आज हम फॉरेनर या विदेशी किसको मानते हैं, आउट ऑफ कंट्री जो इंडिया का निवासी नहीं. नाउ टॉपिक इज हिस्ट्रियन एंड देयर सोर्सेज. इतिहासकार और उनके सोर्सेज. सोर्सेज मीन्स स्रोत. मीन्स इतिहासकार को इतिहास जानने के लिए कौन कौन से स्रोत वो यूज में लेते हैं. हिस्ट्रियन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन. हिस्ट्रियन पास्ट की हिस्ट्री को जानने के लिए अलग अलग सोर्सेज पे डिपेंड रहते हैं और ये डिपेंड करता है पीरियड ऑफ देयर स्टडी, यानी वो किस टाइम की स्टडी का अध्ययन कर रहे हैं, मेडिवल का कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का कर रहे हैं या फिर मॉडर्न का. एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, और उनकी जो जांच पड़ताल है उसकी प्रकृति कैसी है, वो किस चीज़ को जानना चाह रहे हैं. लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्त डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर हमने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, तो हमने लास्ट ईयर गुप्त डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा. इन दिस बुक्स मीन्स इन 7th क्लास वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स. इस 7th क्लास में हम हर्षवर्धन के बाद के जो 1000 ईयर है उनका अध्ययन करेंगे, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, रफली फ्रॉम 700 टू 1750 AD तक. यू विल नोटिस some continuity in the sources used by historian for the study of this period. अब आप मिडिवल पीरियड में भी देखोगे कि कुछ हिस्ट्रियन ने वही सोर्सेज यूज की है जो एंशियंट हिस्ट्री में यूज किए जाते थे. दे स्टिल रेयरली ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन. मिडिवल पीरियड में भी हिस्ट्रियन किस पे डिपेंड है,
कॉइन्स पे, कॉइन्स में सिक्के, इंस्क्रिप्शन में अभिलेख, आर्किटेक्चर में स्थापत्य कला और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में लिखित सामग्री। इन सब पे एंशियंट हिस्ट्री भी इनसे यही स्रोत थे एंशियंट हिस्ट्री को जानने के, और मेडिवल हिस्ट्री को जानने के भी लगभग यही स्रोत थे। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन यहाँ पे कुछ डिसकंटिन्यूटी भी मिलेगी। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीजी ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। जहाँ एंशियंट पीरियड में टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो कम था, वो इस पीरियड में मीन्स मेडिवल पीरियड में टेक्सचुअल रिकॉर्ड ड्रामेटिकली एक नाटक के रूप में बढ़ा, मीन्स एकदम जल्दी से इसमें इंक्रीज हुई नंबर ऑफ रिकॉर्ड, एंड दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और धीरे धीरे वो अदर टाइप की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल हुई। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। अब हमें ज़्यादा टेक्सचुअल रिकॉर्ड इस पीरियड में क्यों मिलता है? क्योंकि इस पीरियड में मीन्स मेडिवल पीरियड में आते आते जो पेपर है था वो चीपर में सस्ता हो गया और मोर वाइडली अवेलेबल, और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो गया। देखिए एंशियंट हिस्ट्री में हम देखेंगे तो हमें टेक्सचुअल रिकॉर्ड कम मिलेगा। उसका रीज़न यही है कि एंशियंट टाइम में पेपर अवेलेबल नहीं था तो बहुत ज़्यादा महंगा था, इस कारण टेक्सचुअल रिकॉर्ड हमें एंशियंट पीरियड में नहीं मिलता। और मेडिवल पीरियड में आते आते टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक आते आते पेपर चीपर में सस्ता भी हो गया और ज़्यादा अवेलेबल भी हो गया। People used it to write holy texts, chronicles of rulers, letters, and teaching of sons, petitions, and judicial records, and for register of account and taxes. पेपर को इस पीरियड में लोग किसके रूप में यूज़ करने लगे? राइट होली टेक्स्ट, पवित्र पुस्तकें लिखने में धार्मिक पुस्तकें। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, क्रॉनिकल्स का मतलब होता है वृत्तांत, रूलर्स के जो वृत्तांत या रूलर्स की जो बातें लिखी जाती थी, राजाओं के बारे में जो लिखा जाता था। लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ संत, कई पत्र लिखे गए थे। टीचिंग ऑफ संत मीन्स साधु संत के जो संत होते थे उनके उपदेश। पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, कुछ अर्जियाँ और जो न्यायिक रिकॉर्ड होते थे वो भी रिटर्न में किए गए। एंड फॉर रजिस्टर ऑफ द अकाउंट एंड टैक्सेस, और अकाउंट जो होते थे उनके भी रजिस्टर और टैक्सेस लिखे गए। मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय wealthy people, rulers, monasteries and temples. They were placed in the library and archives. देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स होता है पांडुलिपि। पांडुलिपि वो होती है जो हाथ से एक पेड़ की छाल पे लिखी जाती थी हाथ से। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उनको जो वेल्दी पीपल थे, धनी लोग थे या रूलर्स जो थे या मोनेस्ट्रीज या टेम्पल में, उनको प्रिजर्व करके रखा गया, उनको कलेक्ट की गई एज ए सोर्स। और आज वही मैन्यूस्क्रिप्ट हम हिस्ट्री को जानने के एज ए सोर्स यूज में लेते हैं। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्कीव्स, और इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कहाँ रखा गया? लाइब्रेरीज में और आर्कीव्स में। आर्कीव्स मीन्स होता है अभिलेखागार, मीन्स ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। वह जगह जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट रखी जाती है उनको आर्कीव्स बोलते हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहाँ पे प्रिजर्व होती थी? लाइब्रेरीज और आर्कीव्स में। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historian, but they are also difficult to use. आज हिस्ट्रियन को पिछली मॉडर्न हिस्ट्री जानने के लिए ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स खूब सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, बट ये यूज करने में थोड़ी डिफ़िकल्ट है। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. देखिए उस टाइम कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। आज तो प्रिंटिंग प्रेस है, हम कोई भी चीज़ की कितनी कॉपी निकलवा सकते हैं। उस टाइम कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। तो स्क्राइब मीन्स होता है लिपिक, लिखने वाले। तो लिपिक क्या करते थे? जो लिखने वाले होते थे उस मैन्यूस्क्रिप्ट की कॉपी करते थे, उसकी नकल करते थे। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क, यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट ए सिंपल एक्सरसाइज। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप अपने फ्रेंड की कोई कॉपी से काम कर रहे हो, उसकी नोटबुक की आप कॉपी कर रहे हो देख के, तो ये सिंपल एक्सरसाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कई बार अपने फ्रेंड की राइटिंग समझ में नहीं आती, तब हमें प्रॉब्लम आ जाती है। समटाइम्स यू कांट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन। कई बार आपको अपने फ्रेंड की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती, तो आप गैस कर देते हो कि उसने क्या लिखा होगा। मीन्स हम अपने गैस से, अपने अंदाज से हम मान लेते हैं कि हाँ ये यही लिखा होगा। एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंट इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। लेकिन ध्यान रखना, जैसे हम कॉपी करते हैं, हम गैस करते हैं,
तो आपको अपने फ्रेंड की कॉपी में और आपकी कॉपी में सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण कुछ चेंज दिखाई देगा। जो वर्ड्स आपने गैस करके लिखे हैं वो आपको उनसे चेंज मिलेंगे। यही सेम प्रॉब्लम मैन्यूस्क्रिप्ट्स में आती है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जब कॉपी किया जाता था तो स्क्राइब्स को कई जो पहले जो रिटर्न की हुई थी उसके वर्ड समझ में नहीं आते थे, तो जो नेक्स्ट कॉपी करने वाला जो होता था स्क्राइब, वो क्या करता था, गैस कर लेता था, अंदाज से कुछ वर्ड्स अपने अकॉर्डिंग लिख देता था। इससे टाइम के अकॉर्डिंग मैन्यूस्क्रिप्ट में चेंजेज आ जाते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपीज इज somewhat similar as scribes copied manuscript. They also introduce small changes, a word here, a sentence there. जब वे कॉपी करते हैं तो कई वर्ड्स और सेंटेंस को वो हेयर देयर में इधर उधर कर देते हैं अपने अंदाज के अकॉर्डिंग। These small differences grew over centuries of copies until manuscripts of the same text become substantially different from one another. ये जो स्मॉल चेंजेज होते थे, छोटे छोटे जो चेंजेज होते थे, ये आफ्टर ओवर सेंचुरीज मीन्स कई शताब्दियों के बाद जब कई बार उस मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी की जाती थी तो लंबे टाइम के बाद उस मैन्यूस्क्रिप्ट में कई चेंजेज आ जाते थे। यहाँ ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में ये मैन्यूस्क्रिप्ट की कॉपी कर रहा है, ये स्क्राइब है मीन्स लिपिक है, और ये पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी कर रहा है क्योंकि उस टाइम पेपर तो था नहीं जो आज फोटोकॉपी करवा के रख लेते वो उसको, तो वो क्या करते थे, पुरानी जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी उसको प्रिजर्व करने के लिए, आगे रखने के लिए वो उसकी कॉपी करते थे। तो ये देखिए कॉपी किया हुआ दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे देखो फिगर नंबर 1, ए पेंटिंग ऑफ ए स्क्राइब मेकिंग ए कॉपी ऑफ ए मैन्यूस्क्रिप्ट। दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 cm बाय 7.1 cm इन साइज। अब देखो ये कितनी छोटी थी मैन्यूस्क्रिप्ट, ओनली 10.5 cm यानी 10.5 सेंटीमीटर से लेके 7.1 सेंटीमीटर की। बिकॉज ऑफ इट्स साइज इट इज कॉल्ड ए मिनिएचर। इतनी छोटी साइज होने के कारण इसको क्या कहते हैं, मिनिएचर। मिनिएचर मीन्स होता है साइज में जो छोटा हो। मिनिएचर पेंटिंग वर समटाइम यूज्ड टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। देखिए कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी उसको चित्रित करने के लिए वो क्या करते थे, छोटी छोटी मिनिएचर पेंटिंग बनाते थे। द टेक्स्ट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट दे वर सो ब्यूटीफुल दैट लेटर कलेक्शन ऑफन टुक द मैन्यूस्क्रिप्ट अपार्ट ए सोल्ड जस्ट द मिनिएचर। और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती थी। ये एक मिनिएचर का, एक मैन्यूस्क्रिप्ट का मिनिएचर एक पार्ट हुआ करता था। This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. We are totally dependent upon the copies made by later scribes. ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बहुत ही कम ये जान पाते हैं कि ओरिजिनल जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी थी उसका ऑथर कौन था, या फिर उस ऑथर को हम नहीं जान पाते। हम टोटली किस पे डिपेंड है, उस ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट की जो कॉपी की गई है, जो बाद में स्क्राइब्स द्वारा कॉपी की गई है, उन पे डिपेंड है। एज ए रिजल्ट हिस्ट्रियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन्स इन द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट वाज ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। इसलिए हिस्ट्रियन को जब भी हिस्ट्री की स्टडी करनी होती है तब उनको डिफरेंट वर्जन, जो मैन्यूस्क्रिप्ट की डिफरेंट कॉपीज़ होती है, वर्जन्स होते हैं, उनको ध्यान में रख के ये बात गैस करनी होती थी कि वास्तव में जो ओरिजिनल ऑथर था वो क्या कहना चाहता था, वो क्या इस बात में उसने क्या लिखा होगा। ऑन अकेजन ऑथर रिवाइज देयर chronicles at different times. The 14th century chronicler Ziauddin Barni wrote his chronicles first in 1356 and another version 2 years later. देखिए occasionally मीन्स कोई अवसर पर या बहुत कम जो विद्वान होते थे वो अलग अलग टाइम में लिखते थे। 14th सेंचुरी में एक विद्वान जियासुद्दीन बरनी था, उसने ये अपनी एक फर्स्ट जो उसकी कॉपी थी, जो फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो 1356 में लिखी और दूसरा वर्जन उसने 2 साल बाद लिखा। द टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट हिस्ट्रियन डिड नॉट नो व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960। द रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस। अब देखिए इनमें फर्स्ट तो 1356 में है और सेकंड जो है उसके 2 साल बाद लिखी गई है। तो हिस्ट्रियन ये नहीं जान पाते कि जो फर्स्ट वर्जन कौन सा है। 1960 तक उनको हाल तक फर्स्ट वर्जन के बारे में पता नहीं चला। इट रिमेन्स लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस।
और इसके सिर्फ रिमेन्स रहे, रिमेन्स मीन्स शेष, यानी इनके ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं होके सिर्फ उसके जो अवशेष है वो आज प्रिजर्व है, रियल उनकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो प्रिजर्व नहीं है। तो ये हिस्ट्रियन को प्रॉब्लम फेस होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।